हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के इस मॉडल पेपर को, जो कि गणित का है और ये आपका 25 नंबर का होता है। इसमें आपको 1 घंटे का समय मिलता है पेपर को सॉल्व करने के लिए और इस मॉडल पेपर से निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आप लगातार हमारे साथ चैनल पर बने रहें। थर्ड सेमेस्टर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो भी हमने आपको इसी चैनल पर सॉल्व करा दिए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट भी हमने आपको बनाकर दे दी है इसी चैनल पर। आप चैनल पर जाकर विजिट कीजिएगा और थर्ड सेमेस्टर के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी बड़ी संख्या में रिपीट होते हैं। तो चलिए दोस्तों, कैसा आता है आपका पेपर मैथ का उसे एक बार देख लेते हैं और क्लास को एंड तक कंप्लीट देख लीजिए। जितने भी नए भाई बहन हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पर परीक्षा तक आपको लगातार मॉडल पेपर दिए जाएंगे ताकि परीक्षा में आप अच्छा प्रदर्शन करें, आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। इसके साथ ही ये जो पीडीएफ फाइल है, ये जो मॉडल पेपर है, इससे आप ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। कहाँ से कैसे डाउनलोड करना अभी आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। एक कमरे के फर्श का जो क्षेत्रफल है वो 48 वर्ग मीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 5 मीटर हो तो उसका आपको यहाँ पर आयतन बताना है। तो कमरे का यहाँ पर आयतन निकालने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। कमरे का जो आयतन होता है वो होता है कमरे का क्षेत्रफल, ठीक है। कमरे का क्षेत्रफल गुणा कमरे की ऊंचाई, ठीक है। ऊंचाई कितनी दी हुई है? 5 मीटर, ठीक है। तो इन दोनों की आप गुणा करेंगे तो 5 अट्ठे 40 हो गया, ठीक है। हासिल 4 बचा और 5 चौक 20 और 4 24, ठीक है। तो ये आपका कितना आया? ये आया आपका वर्ग मीटर, 240 वर्ग मीटर, ठीक है। तो ये आ गया आपका 240 वर्ग मीटर, ठीक है। तो 240 वर्ग मीटर स्क्वायर आपका ये आ गया यहाँ पर, ये 240 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आ चुका है ऑप्शन ए, राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या ए का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कमरे का जो आयतन है उसे आप किस तरह से निकालेंगे। कमरे का क्षेत्रफल गुणा कमरे की ऊंचाई, ठीक है। दोनों की आप गुणा कर देंगे तो उसका जो आयतन है वो यहाँ पर निकल आएगा। बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्नांकित चित्र में कोण ए पी बी, ठीक है, ए पी बी, ठीक है। इस कोण की जो वैल्यू है वो 65 दी हुई है, 65 डिग्री है। तो कोण ए ओ बी, ठीक है, यानी कि इस वाले कोण की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करना है। ये वाला कोण जो है इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो आपने पढ़ाई होगा केंद्र पर बना जो कोण होता है, ठीक है, वृत्त के किसी यहाँ पर जीवा के द्वारा, ठीक है, केंद्र पर बना जो कोण होता है वो शेष परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। यानी कि कोण यहाँ पर ए ओ बी, ठीक है, कोण ए ओ बी ये दोगुना होगा कोण ए पी बी के, कोण ए पी बी का दोगुना होगा, ठीक है। अब कोण ए पी बी की वैल्यू कितनी है? 65 है, ठीक है, 65 है कोण ए पी बी की वैल्यू। तो 2 की गुणा कर देंगे आप 65 में, तो ये कितना हो जाएगा? 130, ठीक है, 130 डिग्री, ठीक है। तो कोण ए ओ बी, ठीक है, कोण ए ओ बी कितना हो जाएगा आपका? 130 डिग्री। 130 डिग्री ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ए की घात 7, ठीक है, ए की घात 7 गुणा ए की घात -9, ठीक है, ए की घात -9, इन दोनों की यहाँ पर मान क्या होगा? अब आपको पता आधार ए है, दोनों जगह आधार ए। यदि आधार समान हो तो गुणा में तो घातें जो हैं वो जुड़ जाती हैं। क्या हो जाती हैं? घातें आपस में जुड़ जाती हैं। अब आधार बिल्कुल समान है, ठीक है, या चाहे यहाँ पर x होता है, x की पावर 4 होता है गुणा x की पावर -2 होता, तब भी ये जो घातें ही आपस में जुड़ जाती, क्योंकि आधार समान है। यहाँ पर भी आपका ए है, यहाँ पर भी ये दोनों जगह ए है, यानी कि आधार समान है। तो इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे कैसे? ये प्लस का 7 है और ये माइनस का 9 है। प्लस का 7 माइनस का 9, माइनस वाली संख्या ज़्यादा है तो माइनस का 2 बच जाएगा, ठीक है। कितना बच जाएगा? माइनस का 2। ए की पावर -2, ए की पावर -2, ए की घात -2 आप देख लीजिए, जहाँ पर भी हो ए की घात -2, ए की घात -2, ए की घात -2 ऑप्शन बी में है, तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर ऑप्शन बी। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 1 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है 1 वर्ग मीटर बराबर होता है, ठीक है, 1 वर्ग मीटर, ठीक है, 1 वर्ग मीटर, ठीक है, 1 वर्ग मीटर, यानी कि 1 मीटर इधर भी 1 मीटर इधर भी, ठीक है। तो आप इस तरह से लिखेंगे 1 × 1, ठीक है। ये मीटर में, ये वैल्यू कैसे आपकी मीटर में, ये वैल्यू भी आपकी मीटर में, ठीक है। अब ये सब जगह सेंटीमीटर है तो हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है। 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? आपका 100 सेंटीमीटर के, इनटू इस वाले को भी आपको सेंटीमीटर में चेंज कर लेना है। ये भी आपका 100 हो गया, ठीक है। दोनों की आप गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 जीरो लगा देंगे आप, 4 जीरो लगा देंगे 1 2 3 4, ठीक है।
तो हो जाएगा आपका वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, किस में आ जाएगा ये आपका वर्ग सेंटीमीटर, 10,000 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 आपके सामने स्क्रीन पर है। 7/20। ठीक है, यहाँ पर एक इक्वेशन, यहाँ पर एक भिन्न दी हुई है। ठीक है, फ्रैक्शन दी हुई है 7/20। इसका भिन्न का प्रतिशत रूप, प्रतिशत आपसे जब भी पूछा जाए आप यहाँ पर 100 से गुणा कर देंगे। किससे? किसी भी भिन्न का प्रतिशत पूछा जाए तो आप उसमें 100 से गुणा कर दीजिए, तो ये आपका प्रतिशत में चेंज हो गया। ठीक है, 1 0 से आपका 1 0 कट गया और 2 पंजे 10 हो गया, 7 बचा ऊपर और 5 बचा। इन दोनों की आपस में आप गुणा करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 35%। ठीक है, देख लीजिए 35 कहाँ पर, 35 कहाँ पर, ये ऑप्शन डी में है। तो प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर हो जाएगा 35%। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और इस क्लास को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। क्लास को देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कीजिए। पीडीएफ फाइल की जो लिंक है वो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दे दी गई है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक, टेलीग्राम पर ये जो पीडीएफ फाइल है, ये जो मॉडल पेपर है वो उपलब्ध है। और जितने भी ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन है इसके आंसर भी आपको उसी में मिल जाएंगे पीडीएफ फाइल में नीचे की साइड में। ठीक है, तो एक बार आप इसका रिवीजन जरूर करें। ऐसा ना करें कि बस एक बार देख लिया फिर छोड़ दिया, फिर डायरेक्ट एग्जाम में जाकर करेंगे क्वेश्चन, तब प्रॉब्लम हो सकती है आपको। ठीक है, क्वेश्चन देखने के बाद सॉल्व यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, उसके बाद आप अपने आप खुद से भी करें। कई बार क्या होता है आपको नए नए तरीके वहाँ पर पता चलते हैं सॉल्व करने के, तो वहाँ पर आपको फिर आसानी होती है एग्जाम। एक तरीका आप भूल भी जाते हैं तो दूसरा तरीका अप्लाई हो जाता है, इसलिए आप प्रैक्टिस जरूर करें। मैथ में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको नुकसान होगा। यहाँ से अब आपके लघु उत्तरीय अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। पहला प्रश्न है, यदि 5 अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है 5:15 समानुपात x:105, ये चारों समानुपात में है, तो x का यहाँ पर जो मान है वो आपको बताना है। ठीक है, तो आपको पता होगा बाह्य पदों का जो गुणनफल होता है बराबर होता है अंदर वाले दोनों पदों के गुणनफल के। ठीक है, तो 5 × 105 ये बराबर होगा किसके होगा, यहाँ पर 15 × x के। ठीक है, 15 × x के। एक बार फिर आपको बताते हैं जो बाह्य पद हैं 5 और 105, ठीक है, इन दोनों का गुणनफल होगा अंदर वाले दोनों पदों के बराबर। ठीक है, हमें x की वैल्यू निकालना है, तो ये जो 15 है इसे हम इधर बटे में ले आएंगे, इसे इधर बटे में ले आएंगे, यहाँ से हटा देंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालना है। ठीक है, x की वैल्यू निकालना है हमें, तो 15 को इधर बटे में आप ले आएंगे। तो 15 जब बटे में आ जाएगा इधर तो क्या होगा, 15 से अब आपको भाग करना है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या। 5 सबसे पहले तो क्या है 5 आपका। ठीक है, 5 × 105 बटे 15। ठीक है, x की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अब आप काटेंगे 5 एकम 5, 5 3 15। ठीक है, आप 3 से काटेंगे तो 3 3 कितना हो गया आपका 9, 1 बचा, 5 उतार लिए 15 हो गए, 3 पंजे 15। ठीक है, कितना आया आपका आंसर 35। x की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 35 आएगी। आप चाहे तो गुणा करके देख लें, x की जगह आप 35 रखें। ठीक है, और फिर इन दोनों का गुणनफल करें, अंदर वाले दोनों पदों का और बाह्य दोनों पदों को गुणनफल करें, आपस में बराबर आएंगे। ठीक है, तो बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने स्क्रीन पर है। समुच्चय ए के अवयव यहाँ पर दिए हुए हैं 2 3 5 और बी के अवयव दिए हुए हैं 5 7 3। ठीक है, तो a - b को आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेंगे क्या क्या दिया हुआ है। ए के अवयव दिए हुए हैं यहाँ पर 2 3 और 5। ठीक है, ए के अवयव दिए हुए हैं। उसके बाद बी के अवयव क्या क्या दिए हुए हैं, वो कि बी के अवयव देखेंगे 5 7 और 3, ये बी के अवयव यहाँ पर दिए हुए। आपको बताना है ए वाले अवयवों में से बी वाले जो अवयव है वो हटा देना है, फिर ए में जो भी बचेगा वो आप लिख देंगे। ठीक है, ए के जो अवयव दिए हुए हैं इन ए वाले अवयव से बी के जो अवयव हैं, जैसे कि बी में संख्या 3 है तो आप इस 3 को ऐसे मिटा दीजिए। हम 3 को मिटा दिए। ठीक है, मिटा दिए 3 को। ठीक है, और देख लीजिए ए वाले अवयव में से बी का और कौन सा अवयव है, ये 5। ठीक है, ये 5 है, ये 5 यहाँ पर भी है, ए वाले में भी है। ठीक है, ए के अवयवों में भी 5, तो इसे भी यहाँ से मिटा देंगे। ठीक है, अब 7 यहाँ पर, लेकिन यहाँ कुछ बचा ही नहीं, अब केवल 2 बचा, लेकिन 2 यहाँ पर है नहीं, तो अब ए में क्या बचा, केवल 2 बचा, तो ए का वही अवयव लिख देंगे जो बच गया। ठीक है, ए का वही अवयव लिख देंगे जो यहाँ पर बच गया। ए - बी में क्या होगा, बी वाले जो अवयव हैं, ठीक है, जो घटाना है बी वाले अवयव ए में से घटा देंगे। ठीक है, बी वाले अवयव जो है वो ए में से घटा देंगे। ए के अवयव में से बी वाले जितने भी अवयव वो एकदम उड़ा देंगे, मिटा देंगे। ठीक है, फिर ए में जो कुछ भी बचेगा वो आप लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से a - b यहाँ पर आपका कितना आया 2। ठीक है, बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या आपका 8 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 4/x²। ठीक है, 4/x² - y²
बटे 9, ठीक है, वाई स्क्वायर बटे 9, ठीक है। आप इस वाले फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, लेकिन इसके लिए आपको इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ऐसे बनाना होगा। जैसे कि हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, ठीक है, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो 2 बटे ये है आपका x, ठीक है। हम एक साथ यहाँ पर x की पावर भी 2 है, 2 की पावर भी 2 है, तो हम इस तरह से ब्रैकेट लगा के ऊपर पावर लगा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, बाई की पावर 2 है, ठीक है, और जो 9 है आपका यहाँ पर, ठीक है, 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, तो एक साथ हम पावर लगा देंगे यहाँ पर, यानी कि जो घात है वो एक साथ लगा देंगे। बाई की घात भी 2 है, 3 की घात भी 2 है, इसी तरह से 2 की घात भी 2 है और x की घात भी 2 है। अब आपका ये फार्मूला बन गया a माइनस बी का। a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, जहाँ पर a की वैल्यू है आपकी x 2 बटे x और b की वैल्यू है आपकी बाई बटे 3, ठीक है। तो a की जगह पर रखेंगे आप 2 बटे x, यहाँ पर रखेंगे आप 2 बटे x, ठीक है, 2 बटे x, ए की जगह पर रखेंगे 2 बटे एक्स, ए प्लस बी, और बी की वैल्यू कितनी यहाँ पर बाई बटे 3, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका ए प्लस बी, और दूसरी ब्रैकेट में लिखेंगे आप ए माइनस बी, यानी कि 2 बटे एक्स, ए की वैल्यू कितनी, 2 बटे एक्स माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी, बाई बटे 3, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाता है इतना, ठीक है, ये यहाँ पर आपका इतना आंसर हो गया, ठीक है। 2 बटे एक्स प्लस बाई बटे 3 और 2 बटे एक्स माइनस बाई बटे 3, ठीक है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको ओपन करना है, ठीक है। तो अगर आप खाली केवल इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आप यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप इस क्लास को एंड तक कंप्लीट देख लीजिए। पूरा मॉडल पेपर जो सॉल्व कराया जा रहा है उसे एक बार जरूर देखिए, उसके बाद इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कीजिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पर हमने डायरेक्ट आंसर लिख दिए, यहाँ पर सॉल्व किया वो नहीं, बल्कि सॉल्व हम यहाँ क्लास में करा रहे हैं आपको, तो ऑनलाइन आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। फिर आप करेंगे सॉल्व तो बहुत अच्छा, बहुत मज़ा भी आएगा आपको, अच्छा भी लगेगा, ठीक है। कितने समय में 7,500 रुपये पर, मूलधन कितना दिया हुआ है 7,500 रुपये, यहाँ पर दर दी हुई है 11% वार्षिक दर, और साधारण ब्याज दिया हुआ है 4,125 हो जाएगा। पूछा क्या है, समय, समय पूछा है। तो साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर साधारण ब्याज निकालने का जो फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला वो क्या होता है, मूलधन, ठीक है। सबसे पहले क्या, मूलधन, मूलधन कितना है यहाँ पर दिया हुआ है, मूलधन 7,500, मूलधन गुणा दर गुणा समय, समय ही हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। समय यहाँ पर हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, टी मतलब समय लिख देंगे हम यहाँ पर, बटे 100, ठीक है, बटे 100। और इसके साथ एक चीज़ और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर साधारण ब्याज आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो साधारण ब्याज की जगह हम साधारण ब्याज रख देंगे जब वैल्यू दी हुई है। हमें तो समय निकालना है, जब हमें साधारण ब्याज निकालना होता है तब भाई यहाँ पर साधारण ब्याज ही लिखेंगे। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पर समय, ठीक है। तो साधारण ब्याज दिया हुआ है 4,125 रुपये, ठीक है। अब इसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या है, देख सकते होंगे यहाँ पर ये आपका 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये ऐसे ही आपके कैंसिल हो गए, ठीक है। अब बचा क्या, यहाँ बचा 4,125, ठीक है, 4,125, और ये 75 और ये 12, ठीक है। इसको आप इस साइड में लेकर आएंगे तो ये नीचे बटे में आ जाएंगे, 75 × 12, ठीक है। हमें निकालना क्या है, समय निकालना है। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 5 वर्ष आ जाएगा, कितना, 5। आप इसे काट कर देख लीजिएगा, 5 वर्ष आपका ये आ जाएगा आसानी से, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपको केवल समय निकालना है। आपको मूलधन जो यहाँ पर दिया हुआ है और दर दी हुई है 11% वार्षिक, यहाँ पर ये 11% है, ठीक है। यहाँ पर ये 11 होगा, 12 की जगह 11 होगा, सॉरी 11%, और मूलधन यहाँ पर जो ब्याज दिया हुआ है 4,125 है। तो इन सभी जो वैल्यू दी हैं, जो मान दिए हुए हैं, वो आपको सूत्र के अंदर रख देना है, जो आपका साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इससे आप क्या करेंगे, समय जो है इसकी वैल्यू आप निकाल लेंगे तो पी 5 वर्ष आसानी से आ जाएगी। बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10 आपके सामने स्क्रीन पर है। एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएं 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 इंटू आधार और ऊंचाई, ठीक है। तो एक भुजा को हम आधार मान लेंगे और दूसरी भुजा को ऊंचाई मान लेंगे, ठीक है। तो दोनों ही भुजाएं दी हुई हैं तो क्षेत्रफल डायरेक्टली यहाँ पर निकल जाएगा। 2 दूनी 4, ठीक है, 2 बचा और 2 बचा यहाँ और यहाँ 6 बचा, ठीक है। तो 2 छंग 12 वर्ग सेंटीमीटर आपका जो आंसर है ये आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है, आप इससे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न संख्या 11 समानुपात किसे कहते हैं? यदि दो अनुपात समान है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ आपका 2/4, ठीक है, एक अनुपात ये दिया हुआ है, ठीक है, और ये समानुपात में है, ठीक है, और वे समानुपात कहलाते हैं, जैसे कि 2/4 और यहाँ पर दिया हुआ आपका 4/8, ठीक है। अगर आप इनको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये कितना आया? ये भी 1/2 आया, ठीक है, समानुपात, और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये भी 1/2 आया। तो ये दोनों क्या है जी? समानुपात में है, यानी कि दोनों का अनुपात कैसा है? बराबर है, तो अभी समानुपात कहलाते हैं। यदि दो अनुपात समान है, ये वाला अनुपात और ये वाला अनुपात, ये समान अनुपात दोनों समान है तो ये समानुपात कहलाते हैं। जैसे 5/10 और 4/8, यहाँ पर एग्जाम्पल बताया भी गया, 5/10, ठीक है, 5/10, ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर दिया हुआ आपका 4/8, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये भी आपका 1:2 आएगा, यानी कि 1/2 आएगा, और इधर आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये भी आपका 1/2 आ गया, यानी कि 1:2 आएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है? यही आपका समानुपात कहलाता है। इसमें एक चीज़ और यहाँ पर आपको पता चलती है, जिसकी ये क्या दिया हुआ है आपका 5/10, ठीक है, ये आपका समानुपात में, और ये आपका दिया हुआ है 4/8। अगर आप इस 5/10 को इस तरह से लिखें, 5:10, 5:10 लिखें, उसके बाद समानुपात का चिन्ह लगाएं, उसके बाद लिखें 4:8, ठीक है, तब आप देखेंगे कि बाह्य वाला जो पद है, ठीक है, इधर का बाह्य वाला पद, इधर का, इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो अंदर वाले दोनों पदों के गुणनफल के बराबर होगा। आप चाहें तो किसी भी समानुपात में उठाकर देख लें। देखिए 5×8 कितना हुआ? 40, 40 हुआ, 40 हुआ, और 10 चौक कितना हुआ? 10 चौक भी आपका 40 हुआ। इन दोनों का गुणनफल अभी आपका बराबर ही होगा, जैसे कि आपने ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखा होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इसी तरह से सॉल्व कराया गया था कि बाह्य पदों का जो गुणनफल होता है वो अंदर वाले दोनों पदों के गुणनफल के बराबर होता है, तभी वे अनुपात दोनों समानुपात में होते हैं, यानी कि समान होते हैं। वे अनुपात कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की ओर, इसी बात पर कर दीजिए इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, चित्र में जो O है ये वृत्त का केंद्र है। चलिए, वृत्त का केंद्र है, यदि कोण ABC, ठीक है, कोण AB और C ये दिया हुआ है 40 डिग्री, और कोण CA और B ये दिया हुआ है 80 डिग्री, तो कोण ADB यानी कि इस वाले कोण की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करना है। वह हमें पता होगा, यहाँ पर पता होना चाहिए आपको, ये जो वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है ये एक ही वृत्तखंड के अंदर है, ठीक है, एक ही वृत्तखंड के अंदर। मान लीजिए अगर यहाँ पर ये कोण बनाया जाए तो ये वाला कोण भी आपस में बराबर होगा। इसी तरह से ये वाला जो कोण है D, ठीक है, ये बराबर होगा C के, ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमें इस वाले त्रिभुज में क्या करना है? सबसे पहले C की वैल्यू हमें फाइंड आउट कर लेना। तो C की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे? आपको पता ही होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। 180 अंश होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 अंश होता है, ठीक है। अब 180 अंश में 80 यहाँ दिया हुआ है, 40 यहाँ दिया हुआ है, तो इसे हम घटा देंगे तो ये वाला जो कोण है वो अपना निकल आ गया। 80 और 40 कितना हो गया? 120। कितना हो गया आपका? 120, ठीक है। तो कोण यहाँ पर निकल आएगा आपका C वाला, ठीक है, क्या निकल आएगा? ACB, ठीक है, और यही वाला कोण बराबर होगा इस वाले कोण के, यानी कि ये जो D कोण है बराबर होगा इसके। तो हम इसकी वैल्यू अगर फाइंड आउट कर लें, तो इसके बराबर होगा। तो हमें C की वैल्यू यहाँ पर क्या करना है? फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कोण C की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री, ठीक है। तो कोण आपका ADB, ठीक है, ADB ये कितना हो जाएगा? ये भी आपका 60 डिग्री ही हो जाएगा, ठीक है। नीचे यहाँ सॉल्व करके दिखाया गया कुछ इस तरह से, आप देख सकते होंगे, कोण ABC प्लस कोण BAC प्लस कोण ACB ये एक ही त्रिभुज के तीनों कोण हैं जिनकी वैल्यू 180 अंश होगी। ये त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। उसके बाद कोण ABC की वैल्यू यहाँ दी हुई है 40 डिग्री, कोण BAC की वैल्यू दी हुई है 80 डिग्री, कोण ACB की वैल्यू हमें निकालना है। तो इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जब आप इस साइड में लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 180 में से 120 का 60 डिग्री बचा, ठीक है। आप कोण जो ADB है ये बराबर होगा कोण ACB के, और कोण ACB की वैल्यू यहाँ दी हुई है 160, केवल 60 अंश दी हुई है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों कोण आपस में बराबर क्योंकि ये एक ही वृत्तखंड के कोण है, तो कोण ADB की जो वैल्यू आ जाएगी वो 60 डिग्री आ जाएगी। कोण ADB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री आ जाएगी। बढ़ना है अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 13 आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किसी अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोले की त्रिज्या यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। चलिए देख लेते हैं।
दिया है। अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है और त्रिज्या यानी कि आर हमें फाइंड आउट करना है। तो सूत्र के अनुसार अर्धगोले की जो त्रिज्या होती है वो 2 पाई आर स्क्वायर होती है, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर, और ये दी हुई है आपको 308, कितनी दी हुई है 308, ठीक है। तो हमें आर की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 308 बटे 2 पाई हो जाएगा, 308 बटे कितना हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। तो और ये आर स्क्वायर है, 2 पाई की वैल्यू हम यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है, आर स्क्वायर बराबर है ये, तो यहाँ पर कितना दिया हुआ 308, ठीक है, और नीचे कितना आपका 2 पाई, ठीक है, 2 पाई, ठीक है। तो अब हम लगा देंगे वैल्यू यहाँ पर 308 और नीचे क्या 2 पाई की वैल्यू होती है आपकी 22/7, 22/7 बटे में जो नीचे ये 7 है, ठीक है, ये ऊपर गुणा में पहुँच जाएगा, कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर गुणा में, ठीक है, पाई की वैल्यू हम लगा रहे हैं, ये ऊपर गुणा में पहुँच जाएगा, यहाँ पर 7 जो है ऊपर गुणा में पहुँच जाएगा। अब आप इसे काट देंगे, तो यहाँ पर काटने के बाद क्या होगा देख लीजिए, इसे काट दीजिए आप। सबसे पहले यहाँ पर 2 से काटेंगे, ठीक है, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, ठीक है, कितना हो गया, ये हो गया आपका 10 से 1 बचा 10 हो गया, 2 पंजे 10 और 2 चौका 8, ठीक है, कट गया। अब फिर आप यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से काटेंगे 2 2 सत्ते 14, 1 बचा, फिर 7 हो गया आपका, 4 आ गया यहाँ पर 14 हो गया, तो 2 सत्ते 14, ठीक है। अब आप 11 से डायरेक्टली काटेंगे तो 11 एकम 11, 11 सत्ते 77, तो ऊपर क्या बचा एक साथ ये बचा, ये तो पूरा कट ही गया, नीचे पूरा ये सब कट गया, एक साथ ये बचा, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर 7 × 7, आर स्क्वायर बराबर कितना आया 7 × 7, तो हमें यहाँ पर ये स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आपका अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट 7 × 7, ठीक है। अब आर की वैल्यू आपको पता ही है, 2 साथ हैं तो केवल एक साथ यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। जो त्रिज्या है वो कितनी आ गई आपकी 7 सेंटीमीटर। बढ़ना है अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने स्क्रीन पर है और इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि 3x² + 10x - 8, इसका आपको गुणनखंड करना है। ये एक द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण के गुणनखंड करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि लास्ट में 8 है और शुरू में 3 है। सबसे पहले तो यदि शुरू में कुछ नहीं होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब शुरू में कोई संख्या दी हुई है, ठीक है, तो इसकी आपको गुणा करना है इसमें। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 24। अब हमें 24 के ऐसे गुणनखंड देखना है जो घटाने पर 10 हैं, ठीक है, घटाने पर 10 हैं, गुणनखंड देखना है 24 के, तो वो हो जाएगा आपका 12 दूनी 24, ठीक है। 12 में से 2 घटाएंगे आप तो ये कितना आ जाएगा 10 आ रहा है, ठीक है। तो 24 के हमें ऐसे गुणनखंड देखना है जो घटाने पर 10 हैं, तो वो हो जाएगा आपका 12 दूनी 24, तो 12 - 2 लिख देंगे आप यहाँ पर, ठीक है। 3x² + 12 - 2 x - 8, ये x - 8 सेम टू सेम ऐसा ही लिख देंगे। उसके बाद 3x², 12 की गुणा आप x में करेंगे तो ये होगा 12x, फिर -2 की गुणा x में करेंगे तो -2x और लास्ट में ये -8 है, तो ये सेम टू सेम ऐसे लिख देंगे। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे, ठीक है, यहाँ कहाँ आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3x² है, यहाँ पर 12x है, तो यहाँ पर 3x आपका कॉमन चला जाएगा, 3x हमने कॉमन ले लिया। अब बचा क्या, यहाँ पर केवल x बचा और 3 से आप इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर बचा केवल 4x, तो ये कॉमन इधर का जा ही चुका है, ठीक है। तो 3x कॉमन आने के बाद ब्रैकेट में आपका बचा x + 4, यहाँ पर हम -2 को x कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे -2 यहाँ पर कॉमन ले लिया, यहाँ पर आपका x बचा। अब 2 से भाग देंगे यहाँ पर 8 में तो यहाँ पर 4 बचा, ठीक है, बाकी आगे कुछ बचा नहीं। तो यहाँ पर बचा आपका x + 4, यहाँ पर बचा आपका x + 4, तो ये आ गया आपका x + 4, ये कॉमन, इधर से x + 4 कॉमन ले लिया, यहाँ से भी x + 4 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा x + 4 आ गया एक ब्रैकेट में। दूसरा क्या बचा आपका, यहाँ पर 3x बचा और यहाँ पर -2 बचा, तो अगली ब्रैकेट में आपका 3x - 2, ठीक है। तो इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 15 आपके सामने स्क्रीन पर है। 1000 रुपये का 10% वार्षिक की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेना है मिश्रित धन आपको निकालना होगा। तो मिश्रित धन बराबर आपका फॉर्मूला होता है मूलधन, ब्रैकेट में होता है 1 + दर/100 की पावर समय, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, मिश्रित धन निकालने के लिए मूलधन आपका दिया हुआ है 1000 रुपये। इसके बाद ये आपका फॉर्मूला 1 + दर आपकी दी हुई है 10%, ठीक है, और यहाँ पर 100 ये आपका फॉर्मूले के अंदर है और समय दिया हुआ है यहाँ पर आपका 2 वर्ष, ठीक है, समय 2 वर्ष दिया हुआ है। अब इसे आप सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद क्या करना है, 1000 × अगर आप यहाँ पर 1 मान के इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 100, 100 की भाग आप 1 में देंगे तो आएगा 100 और ऊपर आपका 100 हो जाएगा, गुणा 1 से 100 में गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, प्लस 100 का भाग आप 100 में देंगे तो आएगा 1, 1 की गुणा ऊपर 10 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10, 100 + 10 ऊपर कितना हो जाएगा 110/100, ठीक है, 110/100। वही चीज़ यहाँ पर अब 110/100 की पावर 2 है, ठीक है, पावर क्या है 2 है, ठीक है, ऊपर ये पावर क्या है घात 2 है,
तो हमने 110/100 को यहाँ पर 2 बार लिख लिया इस तरह से, ठीक है। 1000 गुणा 110/100, 110/100 पावर 2 बार है, यानी कि घात 2 है, तो 2 बार लिख सकते हैं हम। आप क्या करेंगे, आप इसे डायरेक्टली यहाँ पर काट देंगे, जिसकी आप लिख सकते ये 2 जीरो से एक वाला जीरो ये कटेगा, एक जीरो आपका ये कट गया। ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा आपका 1000 गुणा 11 और नीचे बचा 100, ठीक है। ये इतना केवल आपका बच गया, ठीक है। इतना बचा 1000 गुणा 11/100। आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आप देख सकते होंगे 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कट गए, 11 में आपका 121 हो गया और ये आपका 1 जीरो बचा, तो ये आपका मिश्रधन कितना आया 1210 रुपये। इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए आप मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे। मिश्रधन आपका 1210 रुपये और इसमें से जो मूलधन है 1000 रुपये, इसे आप माइनस कर देंगे तो 10 रुपये जो है वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो निकल कर आ जाता है। इस तरह से आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16 आपका 2 की घात 5, यहाँ पर दी हुई आपकी 2 की घात 5, इस तरह से आप लिख लेंगे, 2 को 5 बार लिख लेंगे इस तरह से, 2 की घात 5, ठीक है। हो गए 5, 1 2 3 4, 2 की घात 5, ठीक है। ये लिख लिया आपका 2 की घात 5 और ब्रैकेट में दिया हुआ है 2 की पावर 16 की पावर -2, ठीक है। 16 की पावर -2, अगर हम 16 को इस तरह से नीचे ले आएँ तो ये 16 की पावर +2 हो जाएगा। क्या हो जाएगी, 16 की पावर आपकी +2 हो गई, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है भाग 2 की पावर -3, ठीक है। 2 की पावर -3, ठीक है। अब भाग की जगह अगर हम यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएं इस तरह से, तो 2 की पावर ये -3 नीचे आ जाएगी, ठीक है। जो यहाँ पर ऊपर होती है, अगर भाग की जगह हम गुणा करेंगे तो ये जो भिन्न है ये पलट जाएगी, जिसकी 2 की पावर -3/1 है, तो ये 1/2 की पावर -3 हो जाएगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर कितना है, 2 की पावर 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की पावर 5 इस तरह से, 2 को हम 5 बार लिख लेंगे इस तरह से, 3 4 और ये 5, ठीक है। अब क्या बच्चे गुणा में अब आपका क्या है 1/16, 16 को हम 2 बार लिख लेंगे, 16 की पावर 2 है, ठीक है। 16 की पावर 2 है तो 1/16, ठीक है। ये देख सकते होंगे ऊपर है जब घात तो माइनस की है, नीचे हम लेकर आए 16 तो ये प्लस की घात हो गई, तो 16 गुणा 16 ये प्लस के हो जाएंगे। अब गुणा में क्या है, ठीक है। अब ये 2 की घात -3 है, 2 की घात क्या है -3। अब हम 2 की घात -3 को यदि हम ऊपर लेकर जाएं तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। ऊपर से यदि नीचे लाते हैं, ठीक है, तब भी चिन्ह बदल जाता है, घात जो होती है उसका चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पर ये माइनस किया, माइनस को प्लस में बदलने के लिए 2 की घात -3 को ऊपर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि 2 की घात +3 हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसे 2 की घात +3 में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि इसे ऊपर की साइड में ले आते हैं, अंश के रूप में ले आते हैं। अभी ये हर के रूप में, ठीक है, हर में, तो इसे ऊपर ले आते हैं। तो ऊपर लाने के ऊपर क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे 2 की घात ये हो जाएगी आपकी +3, ठीक है। तो 2 की घात +3 लिख देना है। 2 की घात +3 को आप इस तरह से लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, आपको इस तरह से ब्रैकेट लगाकर भी 2 की पावर 3 लिख सकते हैं और 2 को 3 बार लिखेंगे तब भी वही बात है, आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। अब आप यहाँ पर काटना स्टार्ट करेंगे। देखिए 2 से काटा आपने तो यहाँ पर कितना आया 8, 2 8 16 होता है, ठीक है। अब इस वाले 2 से काटा तो ये कितना है 2 चौक 8, ठीक है। इस वाले 2 से काटा तो ये कितना आया 2 दूनी 4, ठीक है। ये 16 आपका पूरा गायब हो गया। अब इस वाले 2 से आपका ये वाला 2 का टर्म कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इस वाले 2 से आप 16 को काटेंगे तो कितना आएगा 8 है। इस वाले 2 से 8 को काटेंगे तो कितना आएगा 4, इस वाले 2 से 4 को काटेंगे तो कितना आएगा 2, इस वाले 2 से इस वाले 2 को काटेंगे तो कितना आएगा आपका 1 है, ठीक है। सब कट गया, कोई भी अंक यहाँ बचा नहीं। आप चाहे तो इस मॉडल पेपर को आप डाउनलोड करेंगे, आप दोबारा से इसे सॉल्व करके देख सकते हैं इस तरह से, तो कुछ भी नहीं बचा। 1/1 का मतलब आपका 1 ही होता है, ठीक है। 1/1 को आप यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा, ठीक। तो उत्तर आपका कितना आया 1, ठीक है। तो इस तरह से जो यहाँ पर आंसर बचा वो आपका बचा 1। तो बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने स्क्रीन पर है और प्रश्न संख्या 17 में आपसे पूछा जा रहा है कि समांतर माध्य, यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, यहाँ पर एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों का जो भार है उसके आंकड़े निम्नवत रूप से दिए हुए हैं। भार किलोग्राम में दिया हुआ है, बारंबारता फ्रीक्वेंसी दी हुई है। भार आपका 40 किलोग्राम, ठीक है, 41 किलोग्राम, 42 किलोग्राम, यानी कि 40 किलोग्राम वाले 8 बच्चे हैं, 41 किलोग्राम वाले 6 बच्चे हैं। इसी तरह से बच्चों की संख्या दी हुई है, भार उनका दिया हुआ है। कक्षा के इन विद्यार्थियों के भार का जो समांतर माध्य है वो यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको एक टेबल बनाना होगी। टेबल में सबसे पहले भार लिखना है किलोग्राम में, ठीक है। तो बच्चों का जो भार है वो आप लिख देंगे इस तरह से, जैसे कि यहाँ जो भार दिया हुआ है 40 41 42 43 44 45 से, उसको आप इस तरह से नीचे की साइड में लिख देंगे 40 41 42 43 44 45 तक, ठीक है। और जो यहाँ फ्रीक्वेंसी दी हुई है, जो बारंबारता दी हुई है 8 4 6 10 6 6, ठीक है, इसको भी आप क्रमशः इसी तरह से लिख देंगे फ्रीक्वेंसी वाले सेक्शन में, ठीक है। 8 4 6 10 6 6, ठीक है। अब क्या करना है आपको x × f करना है, ठीक है, x × f। यहाँ पर इस वाले
बॉक्स में क्या करना है, x इंटू एफ, यानी कि इन तीनों का आपको गुणनफल करना है, गुणनखंड इनको क्या करना है, गुणा करना है। 4 अट्ठे 32 हो गया। इसी तरह से 40 की 8 में गुणा करेंगे 320 हो गया। इसके बाद 41 की गुणा 4 में करेंगे 164 हो गया। 42 की गुणा 6 में करेंगे 252 हो गया। इन दोनों की गुणा करके आपको यहाँ पर लिख देना है, इन दोनों की गुणा करके यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद इसकी गुणा कर, दोनों की गुणा करके आपको यहाँ पर लिख देना है। तो इस तरह से इतना काम आपको कर लेना है, ठीक है। अब आपको इन सबको जोड़ लेना है, ठीक है, इन सबको जोड़ना है। ये सिग्मा लिखा हुआ है, लेकिन सिग्मा आपका इस तरह का होगा, ठीक है, सिग्मा इस तरह का होगा, ठीक है। सिग्मा एफ आपका कितना आया 40, आपको इस तरह से लिखना सिग्मा। यहाँ पर भी आपको सिग्मा एफ एक्स लिखना है इस तरह से, ठीक है, सिग्मा एफ एक्स बराबर से इन सबको भी आपको जोड़ लेना है। ये आपका आ जाएगा 17x। अब समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला आपका होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 1700, ठीक है, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है 1700 और सिग्मा एफ की वैल्यू दी हुई है आपकी 40, ठीक है। तो आप यहाँ पर 1 0 से 1 0 काट देंगे, बाकी 4 से 170 को जब आप डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 42.5 किलोग्राम, ठीक है। बाहर किलोग्राम में दिया हुआ तो आप लिख देंगे किलोग्राम, ठीक है, इसकी यूनिट किलोग्राम। तो इस तरह से आप समांतर माध्य जो है वो निकाल सकते हैं, बस इसका फॉर्मूला यहाँ पर आपको याद रहना चाहिए, बाकी ज़्यादा कुछ खास इसमें है नहीं। बढ़ना है अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 18 आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि चेक कितने प्रकार के होते हैं, इसे आपको समझाना है। अथवा इस तरह से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि रेखांकित और बियरर चेक में अंतर स्पष्ट कीजिए, या फिर इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है बाहक चेक किससे कहते हैं, तो तीनों ही क्वेश्चन का आंसर आपको इस आंसर में यहाँ पर मिलने वाला है। तीनों प्रश्नों का जो आंसर है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको बताना कि चेक 3 प्रकार के होते हैं, और जिस चेक के बारे में यदि किसी पार्टिकुलर एक चेक के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, 2 चेक के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। लेकिन यदि आपसे पूछा कि चेक किसे कहते हैं, चेक कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि चेक 3 प्रकार होते हैं। और सबसे पहला होता है आपका बाह्यक चेक या धारक चेक, जिसे बियरर चेक भी बोलते हैं। दूसरा होता है आपका आदेशित चेक, जिसे ऑर्डर चेक भी बोलते हैं। तीसरा होता है आपका रेखांकित चेक, और इसे क्रॉस चेक भी बोलते हैं। तीनों ही चेक के बारे में यहाँ पर बताएगा, आप इसे एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। बाह्यक चेक क्या होता है, आदेशित चेक क्या होता है, रेखांकित चेक क्या होता है, इसे पीडीएफ फाइल को एक बार जरूर डाउनलोड कीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। बाकी यहाँ पर आंसर की आपकी दी हुई है, ठीक है। तो इससे पीडीएफ फाइल को आपको पता ही, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई। कमेंट बॉक्स में जाकर इस चैनल पर आइए, टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से इस पीडीएफ फाइल को, मॉडल पेपर को डाउनलोड कीजिए। इस क्लास को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और दोस्तों आज के इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।